नमस्कार। हमारे इस खास शो अर्थ जगत की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। साल 2023 में एक तरफ जहां भारत ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा, तो वहीं आर्थिक मोर्चे पर कई ऐसे नए कीर्तिमान गढ़े जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। साल 2022 में हमने एक प्रण लिया था, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। साल 2023 में उसकी एक जबरदस्त मजबूत बुनियाद बनती हुई दिखाई दी। आइए आपको दिखाते हैं साल 2023 के आर्थिक मोर्चे पर 23 बड़ी खबरें। साल 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने रचा नया इतिहास। अप्रैल जून तिमाही में 7.8% और जुलाई सितंबर तिमाही में 7.6% की जीडीपी विकास दर ने पूरी दुनिया को चौंकाया। मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन का दिखा कमाल। यूरोजोन, यूके समेत कई अर्थव्यवस्थाओं के मंदी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था बनी निवेशकों की पहली पसंद। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी जैसे वैश्विक संस्थानों और एसएनपी, मूडीज और दूसरी कई वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने भारत की विकास दर को अपने विकास दर के अनुमान में संशोधन करना पड़ा। ज्यादातर अनुमानों में भारत की विकास दर 7% के करीब रहने का अनुमान जताया गया है। आरबीआई समेत तमाम वैश्विक एजेंसियों के मुताबिक साल 2023 और 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितता के बीच आरबीआई की मौद्रिक नीति की बड़ी सफलता। ब्याज दरों में स्थिरता से भारत में रिटेल महंगाई दर 5% से नीचे पहुंची। खाने पीने की चीजों की कीमतों में भी बनी रही स्थिरता। भारतीय शेयर बाजार ने साल 2023 में रचा नया इतिहास। 4 ट्रिलियन के मार्केट कैप के स्तर को पार किया। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बना। निफ्टी और सेंसेक्स ने बनाया नया रिकॉर्ड। साल 2023 में निफ्टी 50 ने 18% का रिटर्न दिया। चीन के शेयर बाजार में लगातार दूसरे साल दिखाई दी गिरावट। सेंसेक्स ने 72,000 के स्तर को पार किया और निफ्टी ने 21,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारत में साल 2023 में $22 बिलियन का निवेश किया। इसके साथ ही घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी $20 बिलियन का निवेश किया है। साल 2023 शेयर बाजार में नई कंपनियों की लिस्टिंग के नजरिए से भी शानदार रहा। 173 छोटी और मझोली कंपनियां, 52 बड़ी कंपनियों ने निवेश के लिए शेयर बाजार का दरवाजा खटखटाया। टाटा टेक्नोलॉजीज, मैनकाइंड फार्मा, इरेडा जैसी कंपनियों ने आईपीओ में निवेशकों को जबरदस्त फायदा दिया। साल 2023 को अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूती का साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पीएमआई इंडेक्स में 28 से ज्यादा महीनों में लगातार तेजी देखी जा रही है। पीएमआई सर्वे के मुताबिक 8 महीनों से लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार की स्थिति में मजबूती बनी हुई है। साल 2023 में देश को मिली नई विदेश व्यापार नीति। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने की तैयारी। अमेरिका, यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और आसियान क्षेत्र समेत कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर मिली बड़ी सफलता। यशोभूमि और भारत मंडपम जैसे विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा भी देश को समर्पित। सरकार के डिजिधन मिशन ने साल 2023 में बनाए कई नए रिकॉर्ड्स। अगस्त माह में 1000 करोड़ के ट्रांजैक्शंस हुए। यूपीआई के जरिए इस साल अब तक 8,500 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हो चुका है। G20 की अपनी अध्यक्षता में भारत ने दुनिया की अर्थनीति को नई दिशा दी। G20 ने आम सहमति से नई दिल्ली घोषणा पत्र पर 100 से भारत के वैश्विक एजेंडे का समर्थन किया, जिसमें भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बनकर उभरा। देश के 50 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा बैठकों के जरिए G20 के एजेंडे पर सहमति बनाने की भरपूर कोशिश हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में फाइनेंस ट्रैक की 35 बैठकों में एमडीबी रिफॉर्म्स और क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनी। देश में मैन्युफैक्चरिंग को मिली वैश्विक पहचान। 14 सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम से निवेश और रोजगार को मिला बढ़ावा। 95,000 करोड़ रुपए के निवेश से 6,40,000 से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार का फायदा। देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी मिला बढ़ावा। साल 2023 में देश में स्टार्टअप्स की संख्या 1,14,000 के पार। 12 लाख नए रोजगार के साथ दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम अब तीसरे पायदान पर पहुंचा। देश को मिला अपना ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। 500 से ज्यादा शहरों में 2.3 लाख कारोबारियों को जोड़ती नई व्यवस्था में अकेले नवंबर महीने में 6.3 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों ने भी हाथ मिलाने में दिलचस्पी दिखाई।
देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 सेक्टर्स पर सरकार का फोकस ईवी कंपोनेंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, फर्नीचर, रोबोटिक्स और ड्रोन सहित कई नए क्षेत्रों में मिलेंगे रोजगार। 767 जिलों में 1200 से ज्यादा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हुई पहचान। भारतीय बैंकों की मजबूत होती स्थिति भी अपने आप में कामयाबी की बड़ी कहानी। इस साल बैंकों के एनपीए स्थिति में काफी सुधार, कुल एनपीए 1% से भी कम स्तर पर पहुंच चुका है। पीएम जनधन खातों में जमा कुल राशि का आंकड़ा भी 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खातों में महिला खाताधारकों की हिस्सेदारी 56% के करीब। सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में भी साल 2023 में 1023 से ज्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजा गया। अभी तक के आंकड़ों में 2.14 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा चुका है। 104 करोड़ लाभार्थियों को अब तक डीबीटी का लाभ मिल चुका है। किसानों को मिलने वाले पीएम सम्मान निधि में भी इस साल अभी तक करीब 19 करोड़ ट्रांजैक्शंस के जरिए 37,844 करोड़ रुपए सीधे खातों में भेजे गए। साल 2023 को तकनीकी मोर्चे पर सफलताओं के साथ साथ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। चैट जीपीटी आम लोगों की पहुंच में आया तो जेनरेटिव एआई को लेकर भी पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई। डीप फेक के खतरों से पूरी दुनिया को जूझना पड़ा और भारत में भी इसको लेकर कंपनियों को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2.0 को मिली मंजूरी। 6.25 लाख युवाओं को रीस्किलिंग करने की तैयारी। एप्पल, सैमसंग के बाद अब अमेरिका की माइक्रोन ने सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की योजना पर काम की शुरुआत कर दी है और एप्पल ने मेक इन इंडिया फोन्स में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। देश में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई। 18 क्षेत्रों में कामगारों को आसान शर्तों पर कर्ज की व्यवस्था की गई। कौशल विकास के साथ साथ बाजार भी मुहैया कराया जाएगा। आर्थिक मोर्चे पर साल 2023 की शायद सबसे बड़ी खबर रही G20 का एक सफल आयोजन। ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का ही कमाल है कि जो एजेंडा भारत ने G20 की अध्यक्षता में तय किया उसको सभी ने एक सुर में दिल्ली डिक्लेरेशन के दौरान स्वीकार किया। स्पष्ट तौर पर भारत एमडीबी रिफॉर्म्स, क्रिप्टो करेंसी जैसे रेगुलेशन के बहुत ही पेचीदा मुद्दों पर पूरी दुनिया को सहमत करता हुआ नजर आया। आइए देखते हैं G20 के मोर्चे पर भारत को इस साल कौन सी बड़ी सफलता हासिल हुई। भारत में संपन्न हुआ 18वां G20 शिखर सम्मेलन अभी तक हुए पिछले तमाम G20 सम्मेलनों के मुकाबले ऐतिहासिक रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह रही अमृतकाल में विश्व कल्याण का ध्येय। दरअसल भारत की अध्यक्षता में G20 में विश्व के शीर्ष नेताओं ने जो निर्णय लिए उसका आधार सिर्फ विशेष वर्ग या विशेष देश नहीं बल्कि वैश्विक जनता और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिए गए। भारत के साथ सभी देशों ने एक तरफ जहां मानव कल्याण के लिए सहमति जताई तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख वैश्विक फोरम G20 के राजनेताओं ने कुछ नए संकल्प भी लिए। इन संकल्पों में मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास में तेजी लाना, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे के पूर्ण और प्रभावकारी कार्यान्वयन में तेजी लाना, जलवायु अनुकूल और पर्यावरण हित में एकीकृत और समावेशी दृष्टिकोण को अपनाना, स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहना, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बड़े और अधिक प्रभावकारी एमडीबी सुनिश्चित करना, एसडीजीज की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए सभी स्रोतों से वित्त पोषण बढ़ाना, डिजिटल सेवाओं और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ावा देना, टिकाऊ, गुणवत्तापूर्ण, स्वस्थ, सुरक्षित और लाभकारी रोजगार को सृजन करना, अर्थव्यवस्था में महिलाओं की पूर्ण, समान, प्रभावकारी और सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देना और वैश्विक निर्णय लेने में विकासशील देशों की आवाज को मजबूती प्रदान करना जैसे कदम मानवता की समृद्धि और कल्याण को सुनिश्चित करते नजर आएंगे। सम्मेलन में आए मेहमानों ने भारत मंडपम में एक तरफ जहां आत्मनिर्भर होते भारत और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था की झलक डिजिटल इंडिया के तहत देखी तो वहीं कला और संस्कृति विरासत के रंगों से भी मेहमान रूबरू हुए। हालांकि G20 शिखर सम्मेलन से इतर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट और भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और भारत की पहल पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ भी किसी उपलब्धि से कम नहीं रहा। G20 में कुछ फैसले ऐसे हुए जो 21वीं सदी की पूरी डायरेक्शन ही चेंज करने की क्षमता रखते हैं। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य के रूप में उसको स्थान मिला।
ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का नेतृत्व भी भारत ने किया। G20 समिट में ही हम सभी ने मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने का भी फैसला लिया है। भारत की G20 अध्यक्षता में G20 के इतिहास में इस बार सबसे ज्यादा काम किया गया। ऐसे में आउटकम के लिहाज से भी अब तक का सबसे सफल शिखर सम्मेलन रहा। G20 शिखर सम्मेलन में सभी विकासात्मक और भू राजनीतिक मुद्दों पर आम सहमत बनी और नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया। ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि रही। G20 के देश जिन मुद्दों पर राजी हुए उनमें मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास, सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाना, सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना और एक अधिक समावेशी विश्व का निर्माण जैसे मुद्दे शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 लीडर्स डिक्लेरेशन मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced and inclusive growth. It seeks to accelerate progress on SDGs and has come up with an action plan accordingly. It envisages a green development pact for a sustainable future. It endorses high-level principles on lifestyle for sustainable development, voluntary principles on hydrogen, the Chennai principles for a sustainable and resilient blue economy, and the Deccan principles on food security and nutrition, among others. नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र में न केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहमति बनी बल्कि मानव केंद्रित विश्व के निर्माण के लिए आर्थिक समानता पर भी जोर दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त ट्रैक के तहत 10 प्राथमिकताओं को अपनाया गया। Indian presidency adopted an action-oriented approach and the G20 explored mechanisms that can support timely and adequate mobilization of resources for climate finance, facilitating access to multilateral climate funds and enhancing their leverage and ability to mobilize private capital has also been our focus. Special focus again on development, demonstration, deployment of green and low carbon technologies. G20 शेरपा अमिताभ कांत ने महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता पर बनी सहमति को सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि करार दिया। नई दिल्ली घोषणा को ऐतिहासिक और राह दिखाने वाला बताते हुए G20 शेरपा ने कहा कि सम्मेलन में सभी सदस्य देशों के बीच विकास संबंधी और भू राजनीतिक मुद्दों पर 100% सहमति है। The New Delhi Leaders Declaration has 83 paras in all. All 83 paras have 100% consensus across all countries. There are 8 paras on the geopolitical issue which is entitled Planet, People, Peace and Prosperity. All those 8 paras have 100% acceptance. नई दिल्ली घोषणा पत्र कई मामलों में अहम रहा और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कुल मिलाकर 73 आउटकम्स पर वैश्विक सहमत बनाने में सफलता मिली। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर
अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का RC एंड सन्स वाला कालांतर। टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भी साल 2023 बहुत ही दिलचस्प नजर आया। एक तरफ साल 2014 में जहां मोबाइल बनाने वाली कंपनी की संख्या सिर्फ 2 थी, आज 2023 में वो 120 से ज़्यादा हो चुकी है। भारत पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के एक वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरा है। साल 2023 में ही टेक्नोलॉजी के ही मोर्चे पर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां भी सामने आई। आपको दिखाते हैं टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर क्या कुछ हासिल किया भारत की अर्थव्यवस्था ने साल 2023 में। साल 2023 तकनीक के लिहाज से भी काफी आकर्षक रहा। जनरेटिव AI को लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई है, जिसमें एक तरफ तो तर्क दिए जा रहे हैं कि पूरी दुनिया की GDP को 1.5 गुना तक बढ़ाने की क्षमता है, तो दूसरी ओर बहस ये भी है कि क्या नई तकनीक मानवता के लिए खतरा तो नहीं बन जाएगी। नई दिल्ली में हुए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने AI तकनीक के गलत इस्तेमाल से दुनिया को होने वाले खतरे के बारे में भी आगाह किया। AI 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और आतंकियों के हाथ में AI टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आतंकी संगठनों के पास AI लेस हथियार पहुंच जाए तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा। हमें इस विषय पर चर्चा करके एक ठोस प्लान तक पहुंचने की जरूरत है। साल 2023-24 के लिए भारत GPAI की अध्यक्षता कर रहा है। भारत 15 जून 2020 को इस संगठन का सदस्य बना था। भारत का जोर सुरक्षित, समावेशी, पारदर्शी और जिम्मेदार AI को बढ़ावा देने पर है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रेगुलेशन पर बहस जारी है, तो दूसरी ओर भारत पूरी दुनिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक वैकल्पिक हब बनने की तैयारी में भी नजर आया। देश में मेक इन इंडिया अभियान के तहत एक और खुशखबरी मिली जब गूगल ने अपने पिक्सल फोन की नई सीरीज को भारत में ही बनाने का फैसला लिया। गूगल ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन का केंद्र बनाने का फैसला लिया है। हाल ही में PM मोदी ने गूगल CEO सुंदर पिचाई के साथ वर्चुअल वार्ता में कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की योजनाओं पर चर्चा की। गूगल ने भारत में HP के साथ मिलकर क्रोमबुक बनाने का भी फैसला लिया है। साल 2022-23 में देश में 8.25 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का निर्माण किया गया। सेक्टर में 16% की सालाना वृद्धि रही और बीते 5 सालों में ये 2 गुना हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में PLI के लिए 32 कंपनियों का चयन भी किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने सेक्टर के लिए 1000 करोड़ रुपए PLI राशि स्वीकार भी कर ली है। अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन ने हाल ही में अपने पहले प्लांट पर काम शुरू कर दिया है। वेदांता ने गुजरात सरकार के साथ मिलकर जापानी निवेशकों को निवेश के लिए आमंत्रित किया है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिकॉर्न कंपनी जेटवर्क ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 1000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बाजार अब 44 बिलियन और एक्सपोर्ट्स $11 बिलियन पर पहुंच चुका है। बहुत अच्छी बात है कि गूगल ने अपने पिक्सल फोन की मैन्युफैक्चरिंग का हिंदुस्तान में करने का फैसला लिया है। आप देखो, आज से 9 वर्ष पहले भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत छोटी इंडस्ट्री होती थी। आज $100 बिलियन प्लस पहुंच चुकी है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। आज से 9 साल पहले 98% मोबाइल फोन्स जो भारत में उपयोग में होते थे वो इंपोर्ट होते थे। आज 98% मेड इन इंडिया है। तो ये जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है मेक इन इंडिया का, स्टार्टअप इंडिया का, डिजिटल इंडिया का,
उसका क्लियर सक्सेस है कि दुनिया के बड़े से बड़े मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर, वो सब के सब हिंदुस्तान में बेस बना रहे हैं। देश में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर एक साथ फोकस कर रही है। भारत 5G इकोसिस्टम के मामले में दुनिया के टॉप 2 देशों में शामिल हो चुका है और 6G को लेकर के 200 से ज्यादा पेटेंट मंजूर भी हो चुके हैं। जाहिर तौर पर तकनीक के मोर्चे पर भी भारत 2023 में अपनी एक अलग छाप छोड़ते हुए नजर आया। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। ये भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का ही कमाल है कि दुनिया भर के निवेशकों को निवेश के लिहाज से भारत पहली पसंद बनता हुआ नजर आ रहा है और इसी बात का फायदा उठाया कई राज्यों में होने वाले इन्वेस्टर समिट ने। उत्तर प्रदेश को 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले तो उत्तराखंड में पहली बार हुए इस निवेशक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने वेड इन इंडिया का एक नया मंत्र दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश के नए प्रतिमान स्थापित किए। राज्य को 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। योगी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। निवेशकों के रुझान से स्पष्ट है कि आज ये प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं। 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश जो एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, बीमारू होने का दंश झेलता था, आज उत्तर प्रदेश ने अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से इस दंश से मुक्त होने का जो संकल्प लिया, आज उसका परिणाम है कि वैश्विक व्यापारिक समुदाय उत्तर प्रदेश के अंदर यहां की 25 सेक्टर्स की बनी हुई आकर्षक नीतियों से आकर्षित होकर के आज निवेश करने को तत्पर हुआ है। उत्तर प्रदेश के शासन ने जो कानून व्यवस्था को बनाए रखा है, उसके चलते जो विकास यहाँ पर चौतरफा हुआ है। आज आप देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में एक नहीं अलग अलग क्षेत्रों में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रही है। साल 2023 में इतिहास में पहली बार उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसमें चेक गणराज्य ने साझेदार देश के तौर पर शिरकत की। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पाद और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देना इन सब का मकसद है। 2 दिनों के सम्मेलन से राज्य में रोजगार सृजन के मौकों में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर वेड इन इंडिया का नारा दिया। मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। इस इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड में जड़ी बूटियों के उत्पाद बनाने और एरोमेटिक्स को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स और IT क्षेत्र में भी निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। उत्तराखंड में राज्य सरकार के द्वारा चिन्हित 12 अलग अलग क्षेत्रों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने की भी उम्मीद है। अभी तक राज्य में 70,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए। इनमें सौर ऊर्जा में 27,000 करोड़ रुपए का निवेश, कृषि क्षेत्र में 1400 करोड़ रुपए का निवेश प्रमुख है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के कई नीतिगत फैसले निवेशकों के हित में है। साथ ही केंद्र भी लगातार राज्य के विकास में सहयोग कर रही है। अगस्त 2023 में नई दिल्ली में पहली बार नॉर्थ ईस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर पूर्व को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने रखने की भरपूर कोशिश नजर आई। समिट के बाद कई राज्यों ने अपने यहाँ निवेश के MOUs भी साइन किए। उम्मीद की जा सकती है कि राज्यों के बीच निवेश को लेकर प्रतिस्पर्धा लगातार इन राज्यों और भारत के लिए अच्छी खबरें लेकर आता रहेगा। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। चलते चलते आपको याद दिला दें कि साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया गया। मिलेट्स यानी इंडिया का नया सुपर फूड, मिलेट्स यानी श्री अन्न। बजट में भी श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई, जिसमें वैकल्पिक फसलों पर किसानों का ध्यान आकर्षित किया गया। विदेश से आए हुए मेहमानों का भी हमने जोरदार तरीके से स्वागत किया। G20 के अलग अलग कार्यक्रम में मिलेट्स के व्यंजन परोसे गए, किसानों को भी लाभ हुआ और पूरी दुनिया को इंडिया से, भारत से एक नया सुपर फूड का तोहफा मिला। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।